पावर एंड एनर्जी ना, एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर का नाम। ठीक, क्या होता है भैया वर्क, पावर एंड एनर्जी? वर्क लिख लो। वर्क क्या होता है भैया? कार्य। बोलो, फटाफट पढ़ते हैं, थोड़ा सिंपल सिंपल सा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज बड़ा है। ठीक है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन बहुत जगह अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी के लिए आपको वर्क पढ़ना पड़ेगा। वर्क इज आल्सो एनर्जी, है कि नहीं बताओ? है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपका, आप लिखो वर्क। वर्क क्या होता है? कार्य जिसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? कार्य। होता क्या है? होता क्या है? बल लगाकर, लिखो, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। सबसे सिंपल डिफिनीशन। क्या चीज? बल लगाकर किसी वस्तु को किस दिशा में? बल की दिशा में। बल की दिशा में। बल लगाकर, लिख लो, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दे, बल मतलब फोर्स। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य। कार्य। ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force is applied on a body in the direction of applied, and body displaced in the direction of applied force, then we can say that we have done work on that body. ठीक है, बोलो। Sir, हाँ, when force is applied in the direction of, in the direction of displacement of the body. okay sir. ठीक है, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड along the direction of applied force, ऐसा लिख लो। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी, ठीक है, when body displaced along the direction of applied force। अगर बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी पे क्या किया हमने? कार्य किया। ठीक है, अगर वर्क की फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है तो हम कहते हैं कि हम बॉडी पे कार्य नहीं किए। जैसे सपोज करो एक बॉडी है, मान लो ये बच्चे, इस बॉडी पे, सपोज करो ये बॉडी है, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया। अब समझना ध्यान से, ये बॉडी जिसका मास कितना है? m। कितना मास है? m। इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया ऐसे, ये हमने फोर्स लगाया F, और ये बॉडी फोर्स लगाने के साथ यहां से यहां पहुंच गई। मान लो सेम बॉडी हमने वहां छोटा बना दिया थोड़ा सा। ये पॉइंट सपोज करो बच्चे A है, ये वाला पॉइंट A है, और A से कहां पहुंच गई ये बॉडी? B पे। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो S है। कितना है? S। ठीक है, क्लियर है? तो जो वर्क डन होगा, लिख लो, फोर्स जिस डायरेक्शन में है, क्या, अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर। और ठीक है, फोर्स उस पे लगा दिया हमने, फोर्स लगा के उसे डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया? S। तो कहते हैं कि हमने वर्क किया। वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट में लिख लेना, along the direction of force, along the direction of force, along the direction of force। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? along the direction of applied force। ठीक है, ठीक है, तो जो वर्क हुआ
वो हो गया बच्चे। अगर डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, चूंकि फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो वर्क इस बॉडी पे होगा लिख लो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका यूनिट, इसका डायरेक्ट, इसका यूनिट और इसका डायमेंशन और ये कैसी क्वांटिटी है, तीनों लिखो फटाफट। कैसी क्वांटिटी है भैया, ये वर्क कैसी क्वांटिटी है बताओ, बोलो बोलो यार, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, पता नहीं क्या। फोर्स W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी हम लोग एफ इंटू एस लिख रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है W, स्केल, स्केलर क्वांटिटी है, लिख लो फटाफट, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है। दूसरा इसमें लिखो कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका लिखो, जूल, यूनिट क्या होगा, यूनिट होता है, यूनिट इसका जो होगा वो होगा फोर्स की यूनिट इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। फोर्स की यूनिट हो गया कितना, न्यूटन किलोग्राम मीटर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिनको आता है उन्हें थोड़ा सा बोर लगेगा, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बोर होएं। ठीक है, और बोर होते हुए लेकिन सीखें जरूर, क्योंकि अभी से सीखेंगे तभी आगे सीख पाएंगे, नहीं तो ये बड़ा ना मुश्किल कर देता है, मैं आपको सही बताऊं। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है भैया, मीटर होती है। तो ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जूल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एमकेएस यूनिट हो गई और एसआई यूनिट इसकी क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है भाई, ठीक है, लिखो फटाफट फटाफट लिखो, लिखते लिखते चलो। ठीक है, ओके, अच्छा अब देखो इसका डायमेंशन, डायमेंशन बताओ क्या होगा भाई, डायमेंशन बच्चे इसका क्या होता है, डायमेंशन हो गया, लिखो फटाफट क्या होगा डायमेंशन इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का हो गया m, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर m l स्क्वायर टी माइनस 2, m l स्क्वायर टी माइनस। ठीक है, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, ठीक है, और यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, सीजीएस एमकेएस ये सब निकाल लोगे फटाफट। सीजीएस में क्या हो गया, एमकेएस में क्या हो गया, ये सब आप निकाल लेना। आगे चलो, लिखो, अब देखो आगे चले थोड़ा सा, ये सब लिख लिया आप लोगों ने। इधर देखो, मान लेते हैं एक बॉडी है, इस बॉडी पे हमने अभी सिखाया आपको कि इस बॉडी पे एक फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे। ठीक है बच्चे, इस बॉडी पे हमने एक फोर्स ऐसे लगा दिया। मान लो कि वो फोर्स किसी एंगल थीटा पे, कितने पे है, थीटा पे है, और बॉडी का मास मान लो कितना है, m है, मास ऑफ बॉडी m है, मास ऑफ बॉडी m है, बॉडी m है। ठीक है बच्चे, ओके। और इस बॉडी पे जब हमने ये फोर्स लगाया है, सरफेस अभी फ्रिक्शन है, ठीक है, कोई आपको जरूरत नहीं है रफ सरफेस रखने की। इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो ये बॉडी थोड़ा डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्प्लेस हुई वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लो कि ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंचती, सेम बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंचती। ठीक है बच्चे, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए पॉइंट मान लो ये है और बी पॉइंट मान लो ये है। मैं मिडिल से इसलिए ले रहा हूँ, आप किनारे से भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिडिल से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको लगे कि नहीं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है मिडिल वाले पॉइंट का, क्योंकि सेंटर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं और सेंटर इसका मिडिल में है, तो मिडिल से मिडिल का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। आप चाहो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप यहाँ से इस वाले पॉइंट का अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो यहाँ से ये वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग कहां से कहां लेते हैं, मिडिल पॉइंट से मिडिल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा क्या कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, हमने क्या सिखाया आपको
मैंने सिखाया आपको कि जो वर्क डन होता है, मैं आपसे पूछूं, लिखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा, मैं आपसे पूछूं कि लिखो डिटरमाइन द वर्क डन बाय द फोर्स F व्हेन बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट A टू B। ठीक है, कितना वर्क डन फोर्स F के द्वारा होगा, निकाल सकते हो? FS cos थीटा F cos theta into S. FS cos FS थीटा थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes sir. अच्छा, नॉर्मल फोर्स निकाल सकते हो इस पे कितना होगा, बॉडी पे निकाल सकते हैं हम लोग, ये सब सीखा है हम लोगों ने। Yes sir. तो वर्क डन हो गया भाई, क्या होता है वर्क डन? होता है फोर्स Into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along the Displacement. direction of applied force, डिस्प्लेसमेंट along the direction of Applied force. applied force। अब यहाँ देखो, फोर्स तो अप्लाइड इधर है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, फोर्स इधर अप्लाइड है, हाँ सर इधर अप्लाइड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका इधर हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा होगा। अब पूरा फोर्स तो इस पे नहीं लग रहा है, तो उसका एक कोई कंपोनेंट होगा जो कि इस डायरेक्शन में जरूर होगा, जो कि उस बॉडी को उधर उधर डिस्प्लेस कर रहा है, अदरवाइज ये बॉडी उधर डिस्प्लेस नहीं होती। नहीं। क्लियर है? इसका मतलब है कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए मेरे बच्चों। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में हो गया, वो हो गया F cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, जो हो गया F sin थीटा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको लगेगा कि अरे हाँ जी, ये तो F cos थीटा जो है वो इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, और वो जो F sin थीटा वो इसको इधर उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो जो F cos थीटा है वो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, जो F sin थीटा है वो इसे उठाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब बताओ, इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड फोर्स कितना उस डायरेक्शन में है, वो है F cos थीटा, है कि नहीं बच्चे? Yes. क्लियर Yes है? sir. ठीक है, Yes sir. ओके। तो आप कहोगे कि सर वर्क डन जो हो गया वो हो गया किस फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है? वो हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल cos फोर्स, जो theta. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स है। तो Direction. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो F cos थीटा है, हाँ तो F cos थीटा के कारण होगा, तो ये हो गया F cos थीटा इनटू S। ठीक है, क्लियर है? अब आप देखो थोड़ा सा Yes sir. इसको थोड़ा हम लोग और बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये हो गया W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। कहने का मतलब है Yes. या तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बना लो, या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स की डायरेक्शन में बना लो। तो आसानी ये होती है कि हम लोग जो फोर्स है ना उसी को डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बना लेते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो हम मान लेते हैं कि कोई वर्क नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक, तो अब देखो यहाँ हो गया W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा, F इंटू S cos थीटा। अच्छा ये बताओ, F एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। और S भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक Vector one. वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि आप लोग जानते हो कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का Dot. डॉट प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? दो वेक्टर का डॉट AB प्रोडक्ट cos होता है। theta. अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो होता है मॉड AB cos मॉड theta. B cos थीटा। होता है कि नहीं बताओ? Yes sir. क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है? तो अब अगर हम आपसे पूछे कि बच्चे ये बता कि A की जगह हम अगर हम F रख दें और B की जगह अगर हम S रख दें, ठीक है, FS cos theta. ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा F FS इंटू cos S cos। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। Yes, तो अब देखो, क्या हम W को इस तरीके से भी लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू F डॉट S। यस सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं ना यार? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले? Yes sir. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमको क्या देगा भाई? क्या देगा? वर्क डन। वर्क। क्लियर है? फोर्स और यस सर। तो हम लोग ये वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया हमने कि अगर ये दो वेक्टर फॉर्म में दिए हो और वर्क डन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यस बात सर। समझ में आई मेरे बच्चों? ठीक है। यस सर।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ छोटा सा, जिसको आप बनाइए और आप मजे लीजिए उसके साथ। जैसे देखो मैं आपसे पूछूं ये देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लें कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू एफ एक्स आई वाई जे, ये सब अभी बंद करो। मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. क्लियर है? अच्छा, मैं कहूं कि एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है S इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको आपको बनाना है। वो बॉडी डिस्प्लेस हुई I माइनस 2j और प्लस के। ठीक है बच्चे, I माइनस 2j प्लस के, ये उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, Body में display. हाँ, ये इतनी बॉडी डिस्प्लेस हो गई। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे बच्चों बताओ कितना वर्क हुआ, तो क्या आप निकाल सकते हो? सर -5 जूल। क्लियर है? निकाल सकते हो ना? क्या कर लोगे Yes, sir. भैया? कर लोगे F डॉट Into ds. S. ठीक है, F डॉट एस। ठीक है, तो अब F हो गया आपका 2i प्लस 3j। ये बच्चों के गेम हैं, मैं जो है चूंकि चैप्टर में है इसलिए मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ। ये आप लोग सिर्फ कर लो अपने से, ताकि ये रिकॉल हो जाए कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया भाई बताओ? W -5 joule. 2i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k, बाकी सब K. जीरो, बाकी सब Zero. यही Zero. तो होता है। यस सर होता है। i डॉट आई का लिया तो 2 इंटू आई डॉट आई 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। ये 3j माइनस 3j प्लस -6. माइनस 2, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2, और यहाँ हो गया माइनस के 1। तो मेरे बच्चे मुझे लगता है 3 दूना 6, एक साथ, 7 में से 2 गया 5, तो मुझे लगता है कि वर्क डन आया -5 जूल। कितना आया? यस सर, -5 -5 जूल। -5 जूल। -5 जूल का मतलब क्या हुआ कि जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके अपोजिट इसका Displacement हो रहा है. तो अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये राम जाने, कहानी राम की है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमारी की है। ठीक है बच्चे, Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक है, No, sir. कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अगला देखो, अगर मान लो कि ये हो गया कि एक पार्टिकल है, एक बॉडी है, पोजीशन ए से, कहां से? पोजीशन ए से डिस्प्लेस होके पोजीशन ए जिसका कोऑर्डिनेट है लिख लो आप 1, 2, 5। ठीक है, पोजीशन ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 5, और वो पहुंच जाता है पोजीशन बी पे जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -1, 3। ठीक है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? कहां से ए, पोजीशन ए से कहां पहुंच जाता है? पोजीशन बी पे। B पे. और उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो लिख लो, F इज इक्वल टू 2i माइनस k प्लस k। ये फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन इस फोर्स के कारण हुआ। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कितना वर्क डन इस बॉडी के कारण, इस फोर्स के कारण हुआ उस बॉडी पे। Sir, 3 joule. 3 joule. 3 जूल। Yes. सब लोग बनाओ भाई, जल्दी जल्दी। सर 3 जूल। हाँ, 3 जूल आ रहा है सबका। चलो देखते हैं, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोजीशन बी यहाँ पे है, पोजीशन ए यहाँ पे है, तो पोजीशन बी में से मतलब एस आर बी में से किसको माइनस कर दें? A को. आर ए को, तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? Position vector. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। Position. चेंज इन पोजीशन। Position. तो पोजीशन में चेंज क्या हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। Initial.
दैट विल बी द पोजीशन में चेंज, कि नहीं मेरे Yes. बच्चे? यस, Yes, Yes. sir. 3 आ रहा पोजीशन है. में चेंज कितना हुआ, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सर, ये देखो आपने जो दिया था 1i डाटा उसके हिसाब से जो 1i डिस्प्लेसमेंट हो गया minus वो हो 3j गया minus 2k. 2i माइनस j प्लस 3k माइनस कितना 1i, मतलब i कैप 1i i कैप i 2j कैप प्लस 2j कैप plus प्लस 5k 5k कैप। cap. यही तो होगा बच्चे, यही होगा Yes, सर। sir. तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 1i cap minus 3j cap minus तो 2k cap. डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो यहाँ से 2i में से i गया, i कैप हो गया तो i कैप, माइनस j में से माइनस 2j कैप हो गया तो माइनस 3j कैप, और यहाँ 3 में से माइनस 5 गया तो माइनस 2k कैप। मुझे लगता है यही आया होगा डिस्प्लेसमेंट आपका। Yes, sir. ठीक है, तो फोर्स कितना, वर्क डन कितना होगा भाई? वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू 2 plus F 3 डॉट minus S, 2. F डॉट S मतलब हो गया F कितना है भाई? F है आपका 2i cap F है minus आपका 2k plus 2i 3 माइनस J minus प्लस j K plus k. और डॉट 1 I minus 3 माइनस minus J माइनस 2K। ठीक है, मुझे लगता है 2. Yes, आप sir. लोगों को ये आता है, आपने ये कर लिया। तो बताओ कितना आया? 2 प्लस 3. 3 2 माइनस 2 plus 3 minus 2. आएगा 2 माइनस 2 0, 3 बचा 3 joule. 3 जूल आया। कितना आया? 3 joule. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, इसको sir. कहते हैं वर्क डन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वर्क डन इन Rectangular. तो ऐसे लिखते हैं वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैंने आपको डाटा देके बताया लिखते कैसे हैं वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान ले कि एक फोर्स है जो कि x डायरेक्शन में Fxi है, y डायरेक्शन में Fyj है और z डायरेक्शन में Fzk है। ठीक है मेरे बच्चे, हो गया? यस सर। डिस्प्लेसमेंट sir. मान लो उस बॉडी का है कितना, कितना है मान लो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपसे कहूं कि वर्क डन कितना होगा, आप कहोगे F डॉट एस। तो F डॉट एस क्या हो जाएगा भाई? F डॉट एस हो जाएगा Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप डॉट डॉट क्या चीज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इसका। वर्क डन हो जाएगा आपका कितना, Fxx इंटू एक्स हो जाएगा ये, प्लस Fy इंटू वाई प्लस Fz इंटू, ठीक है, ये हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये Yes, x sir. क्या है? x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, अगला टॉपिक लिखो। अच्छा ये सब समझ में आया कि नहीं है बताओ? Yes, sir. आ गया. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं से है? नोट करना था। हाँ नोट करना था, कर फटाफट, जल्दी से बैठ जाता हूँ मैं, ये फटाफट कर। सर डन। हो गया? यस सर। ओके, लिखो नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन, कैसा कैसा वर्क डन का नेचर होता है? नेचर ऑफ वर्क डन, वर्क डन कैसा कैसा नेचर होता है वर्क का? नेचर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो लिख लो पॉजिटिव नेचर वर्क का, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन निगेटिव भी होता है कि नहीं होता है? होता है सर। कैसे होता है बताओ? और जीरो। पॉजिटिव नेचर, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव नेचर वर्क का कैसा होता है भाई? जैसे आपने फोर्स, जैसे अभी 3 जूल आया था, क्या आया था क्वेश्चन में? 3 जूल ना, आंसर में 3 जूल आया था ना, अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया, आया था ना 3 जूल?
तो वो 3 पॉजिटिव है कि Yes, निगेटिव? sir. पॉजिटिव है। तो Positive. कहने का मतलब है कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया है ना, वो सार्थक वर्क कर रहा है। कैसा वर्क करता है? सार्थक. निगेटिव वर्क हो गया तो निरर्थक। निरर्थक. ठीक है, वो अपना रोकने का प्रयास कर रहा है लेकिन बॉडी आगे डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जीरो वर्क कैसे होता है भाई? तो अगर 0 हो गया फोर्स और तो डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाता है? Number. अब देखो, Zero. जैसे पॉजिटिव वर्क की बात करें तो देखो ध्यान से, अगर आप समझोगे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा आपको। या देखो, पॉजिटिव वर्क की बात अगर हम लोग करें तो देखो क्या है। एक बॉडी है, मान लो m मास की। कितने मास की? m मास की। ठीक है बच्चे, ओके। इस बॉडी पे हमने एक फोर्स लगाया। अच्छा देखो, यहाँ हम 2 फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी 1 फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स F मान लो इस पोजीशन से इस बॉडी को उठा के, इस पोजीशन से इस बॉडी को उठा के यहाँ लेके जाना है। कितनी हाइट है? मान लो यहाँ पे h हाइट पे। कितनी हाइट पे? h हाइट। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ। पॉइंट ए से कहाँ पहुंचा रहे हैं आप? पॉइंट बी पे। B. कोई दिक्कत? No, sir. आप देखो, हमने इस पे एक फोर्स लगाया F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक फोर्स लगाया। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स है? External. एक्सटर्नल। अच्छा देखो, इस बॉडी का मास अगर m है तो इस बॉडी का मास अगर m है बच्चे, तो क्या एक mg वर्क नीचे करेगा कि नहीं करेगा? सॉरी, mg एक्ट नीचे करेगा कि नहीं करेगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल Yes, sir. एक्सेलरेशन। एक वर्क, एक फोर्स होगा mg जो कि किधर नीचे, किधर वर्क करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। Downward. और हम इस बॉडी को किधर लेके जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो हमने ऊपर की तरफ ले जाने के लिए क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स। क्या उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू, उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं, ठीक है, मान लिया हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, किसके बराबर है? mg के बराबर है। किसके बराबर है? mg. mg के बराबर है। हमने f एक्सटर्नल को mg के बराबर अप्रोक्सीमेटली मान लिया। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये वाला जो बॉडी है ये डिस्प्लेस होके यहाँ पहुंच गया, इस पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगी रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो बताओ। यहाँ दोनों वर्क कर रहे हैं। कौन कौन वर्क कर रहा है? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा है वो तो कर ही रहा है। क्या mg भी वर्क कर रहा है? हाँ सर, mg भी कर रहा है। इसीलिए आपको थोड़ी मेहनत होती है जब किसी चीज को आप ऊपर लेके जाते हो। कैसे? देखो, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, इससे आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, तो बताओ वर्क डन कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण? तो आप लिखोगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यही तो होता है। या आप लिख सकते हो कि F इंटू एस कॉस थीटा। ये भी आपके पास फॉर्मूला आ गया है, आया है कि नहीं बताओ? जहां थीटा क्या है? थीटा क्या है भाई बताओ? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख लो इस बात को, लिखो लिखो। थीटा जहां कहाँ है? क्या थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा लिख लो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगल है किसके किसके बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क कितना होगा भाई? तो आप लिखोगे यहाँ वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से? h cos थीटा। यही तो लिखोगे, बोलो यार। ठीक है, यही लिखेंगे। अच्छा Yes, sir. तो ये बताओ एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? वही एक्सटर्नल लग रहा है जितना लग रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका h हुआ। ठीक, अच्छा दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 90 नहीं भैया, 90 कहाँ? अरे मेरे बच्चे, 90 का भूत नहीं अभी जैसे सवाल करो अपने 0 दिमाग में। 0 डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है ना?
यस सर। देखो बॉडी इधर जा रही है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 0 सर डिग्री 0 तो यहाँ क्या लिखोगे? एफ एक्सटर्नल इंटू एच कॉस 0। 0 डिग्री तो बताओ ये कितना आया? आप कहोगे सर एफ एक्सटर्नल FH आया, आया कि नहीं आया बताओ? यस सर क्लियर है? तो एफ Yes, एक्सटर्नल sir. इंटू एच हो गया। अच्छा भैया ये एफ एक्सटर्नल इंटू एच हो गया, ये आपका वर्क। अच्छा ये बताओ ये वर्क अगर जो है ना इसका यूनिट हो गया जो, ये वर्क पॉजिटिव हुआ कि नहीं निगेटिव हुआ? पॉजिटिव सर पॉजिटिव क्या आया? पॉजिटिव है। तो ये वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव वर्क क्या हुआ? पॉजिटिव वर्क हुआ। पॉजिटिव किसके कारण पॉजिटिव वर्क हुआ? इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण पॉजिटिव वर्क हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। यस यस सर क्लियर है? यस सर ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या ये mg भी तो इस बॉडी पे लग रहा था कि नहीं लग रहा था? यस सर Yes, लग sir. रहा तो आप था कहोगे लग रहा था, तो ये भी तो एक फोर्स है, यस सर और वो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। ये इस फोर्स को आप क्या कह लो, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यस तो वो किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। और h किधर है? डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर की तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 तो मैं कहूं आपसे कि वर्क डन ड्यू टू mg कितना होगा? लिखो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? लिखो वर्क डन ड्यू टू माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? देखो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा। अब बताओ फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल का mg, डिस्प्लेसमेंट हो गया h cos थीटा। थीटा कितना है भाई? 180 180। तो ये हो गया cos 180। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mgh। MGH लगा नहीं तुम्हें आया? सर अब यहाँ देखो वर्क डन ग्रेविटेशनल के कारण कितना है? नेगेटिव माइनस MGH है कि नहीं बोलो? यस अरे है कि नहीं? तो क्या यहाँ Yes, वर्क sir, डन negative. नेगेटिव हुआ? यस हुआ सर। तो अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, सिस्टम पे कौन फोर्स वर्क कर रहा है? एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल। तो अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो पॉजिटिव, और सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं आई बात। आई सर ठीक है अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सिस्टम पे, सिस्टम के द्वारा। ठीक है यस सर क्लियर है? Yes, sir. यहाँ देखो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क हो रहा है तो वो पॉजिटिव, बॉडी उधर ही डिस्प्लेस हो रही है। Positive. अभी वो छोड़ दो, अभी सिस्टम पे सिस्टम के द्वारा, ठीक है वो हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, अभी रहने दो। यस एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ, क्योंकि बॉडी उधर ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, इधर फोर्स लगा रहे हो तो पॉजिटिव वर्क। ठीक। और mg डिस्प्लेसमेंट उसका अलग है, ऊपर डायरेक्शन में है, और mg लग रहा है नीचे डायरेक्शन, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्लियर है? यस सर ठीक है तो ये हो गया नेगेटिव। अब जीरो वर्क की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जीरो वर्क जीरो वर्क कैसे देखेंगे? देखो मान लेते हैं एक बॉडी है और आप हो, बड़ा अच्छा एग्जांपल होगा ये, और आप अपने सर पे ना गठरी लेके चल, एक बैग है उसको लेके, और आप सर पे ना जो बैग है वो बैग आप लेके चल रहे हो, और आप चल किधर रहे हो? सॉरी आप चल किधर रहे हो भाई? आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे। ठीक है आप पहुंच गए यहाँ, आप पहुंच गए यहाँ। ठीक है भाई आदमी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आप जो है समझ लेना कि हाँ वो आदमी ही है। ठीक है आपको थोड़ी तकलीफ होगी हो सकता है समझने में, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग कार्टूनिस्ट हो ये मैं जानता हूँ, इसलिए आप इसको समझ लेना ये आदमी ही है। ठीक है सर हमें भी नहीं आता आदमी बनाना, हाँ हम ऐसे बना रहे। रुक जा,
सर हमें भी नहीं आता। अच्छा तो सीखो तुम, हम सीख लिए हैं, ये देखो हमने बना दिया, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, ओके, यस इसके सर। सर पे वही बॉक्स, ठीक है बच्चे, वही बॉक्स है, ये डिस्प्लेस हो गया, मान लो कितना एस, कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अच्छा ये जो बॉक्स है सर पे रखा हुआ है, इस बॉक्स का मास कितना है, मास ऑफ बॉक्स मान लो कितना है, m है, ठीक है, ठीक है बच्चे, मास ऑफ बॉक्स कितना है, m है। यस तो अगर मैं आपसे कहूं कि लिखो डिटरमाइन द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, सर 0। कैसे जीरो भाई, सर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। देखो वाइडन बाय द मैन ऑन द बॉक्स, अब देखो क्या होगा, ये चूंकि ये आदमी इधर से इधर ले जा रहा है किसको, इस बॉक्स को, तो ऐसा है पहले इस बॉक्स का बना लो फ्री वर्ड डायग्राम, क्या बना लो, फ्री वर्ड डायग्राम, और ये देखो कि वो आदमी उस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, पहले ये देखना है कि वो आदमी उस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो देखो वो आदमी उस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको उसके फ्री वर्ड डायग्राम से, आपने फ्री वर्ड डायग्राम बनाया, mg नीचे दिखाया, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा दिया आपने, लगाया कि नहीं बोलो, ये नॉर्मल फोर्स किसके कारण लगा है, ये नॉर्मल आदमी फोर्स किसके कारण लगा है मुझे बताओ, आदमी के कारण। ये नॉर्मल फोर्स आदमी के कारण लगा है, अब ये नॉर्मल फोर्स आदमी के कारण लगा है, तो इसका मतलब है कि आदमी उस बॉक्स पे कितना वर्क कर रहा है, सॉरी आदमी उस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, n, एन ये एम अलग जी बात है कि वो mg के बराबर है, ये अलग बात है कि वो एम जी के बराबर है, लेकिन वो आदमी इस बॉक्स पे कितना फोर्स लगा रहा है, n, अच्छा इस एन बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर है भाई, देखो ओ सॉरी, इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो आप कहोगे सर इस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं बताओ, कितना डिस्प्लेस हुआ है वो, एस डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, ये फोर्स लगा रहे ऊपर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा आदमी के द्वारा उस बॉक्स पे, तो वो होगा n इंटू एस कॉस थीटा, ठीक होगा कि नहीं बोलो, कहोगे यस सर होगा, तो यस बताओ n आपका मान लो mg है, s कितना मान क्या लो है ही है, s है, cos थीटा कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो 90 इधर हो रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो थीटा कितना होगा 90 90, ये हो गया 90, तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, तो आप कहोगे वर्क डन सर 0 0 सर 0, तो जीरो। कहने का मतलब है आपके ऊपर चाहे जितना भी गठरा लाद दिया जाए, वर्क डन क्या होगा आपके द्वारा 0, तो इसका मतलब आपको तो गधा बना दिया, ला देते जाओ आपके ऊपर वर्क डन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यस क्लियर है, तो इसका वर्क डन क्या हो गया बच्चे 0, क्लियर है, तो यहाँ वर्क डन 0 हुआ, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, तो हमने तीनों नेचर आपको फोर्स बताया, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स और सॉरी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो, कोई भी बॉडी फ्री, कोई भी बॉडी पे चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, शॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो तुम, जल्दी जल्दी लो फटाफट, मुझसे बिना पूछे ले लिया करो, ठीक है, डन सर। हो गया, तो उधर वाला कैसे लिया फिर, ये फिर से ले, हो गया, यस सर। चल अब देखो, अब देखो आ जाओ, बात करते हैं हम लोग आगे, बात थोड़ा सा जब चली है तो थोड़ी दूर तक चलने दो, मान लो एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन छोटा सा है, अच्छा सा, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है, लिखो लिखो कि ए बॉडी, सॉरी लिखवा रहा हूं मैं, लिखवा नहीं रहा हूँ बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ, आप फटाफट बना लो, मान लो कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास मान लो m है, सॉरी m नहीं ले लेता हूँ मैं, m इज इक्वल टू मान लो 5 kg है, कितना मास है इसका
कीजिए। और ये बॉडी जो है एक सरफेस पे रखी हुई है, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो कितना है, म्यू इज इक्वल टू कितना है मान लो 0.2, ठीक है 0.2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है 0.2। अब ये बॉडी ए पोजीशन से मान लो यहाँ ए है, हम लोग हमेशा कहाँ से बात करेंगे, मिडिल से। कहाँ से बात करेंगे, मिडिल से। क्यों मिडिल से बात करेंगे, क्योंकि बोलो क्या, क्योंकि मिडिल क्या है, वो सेंटर है। और ये हम समझाएंगे अब आपको सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है, क्यों हम चीजों को क्यों हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बस आप इतना जानो कि कोई भी बॉडी की जो पोजीशन हम लोग या कोई भी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग बताते हैं ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्प्लेसमेंट है वही उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हम मानते हैं, ठीक है। किसकी डिस्प्लेसमेंट, जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। कैलकुलेशन में हम उसी को रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम बाद में बताएंगे आपको, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना जानो, मान लो कि ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, सपोज करो ये डिस्प्लेस हो गई मान लो 3 मीटर। कितना डिस्प्लेस हो गई, 3 मीटर, ठीक है बच्चे, कितना डिस्प्लेस हो गई भाई, 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पे हमने एक फोर्स लगाया था, मान लो कि इस पे हमने फोर्स लगा दिया 13 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 13 न्यूटन। कितने न्यूटन का, 13 न्यूटन का हमने इस पे फोर्स लगा दिया। तो आपको बताना है, लिखो लिखो लिखो, determine work done by the external force applied on the body. Work done by the external force applied on the body. कितना बॉडी के कारण, कितना एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन होगा। सर इसमें फोर्स कितना अप्लाइड किया हुआ है, 13 न्यूटन, मतलब पूछ लिया तुमने, सही, 13 न्यूटन। कितना, 30 न्यूटन सर, 39 जूल, है 39 जूल। ठीक, जल्दी जल्दी बताओ, हो गया आप लोगों से, अरे हो गया, हाँ भाई बोल, हो गया, खत्म करो, हुआ, हाँ हो गया। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स हो गया, कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 13 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3, दैट विल बी 39 जूल। तो इसका सही है आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़ रही है लग रहा है ये, ओके ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वर्क डन फ्रिक्शन के कारण कितना हुआ। देखो, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अप्लाइड है कि नहीं इस पे, ये बताओ। है सर, है नहीं है, नहीं है, नो है सर। सर, अरे है बगला, है सर। फ्रिक्शन है इस पे सर। अप्लाइड है भाई। सरफेस रफ है तो ये खींचने में इसको मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी, अरे यार, अरे लगेगी कि नहीं लगेगी सर, अनन्या, यस सर, लगेगी। सर फिर लगेगी। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन बता कितना, जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना,
बोलो कितना होगा? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा बताओ? सर ये 37.2 जैसे आ रहा है। कितना? 37.2। 37.2 पक्का? 31.2 जूल। पक्का? यस सही में? यस मुस्कान ये सर 37.2 Yes, sir. आ रहा है। मुस्कान सही में? अरे देखो बोलो कितना होगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन? ये करो नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा फिर। 38.4 13 पॉइंट कैसे यार? 38.4 38.4 38 आ रहा है। मास कितना ले रहे हो? 5 हैं? 50 तो 15 to 2.2 है ये ना? जैसे तो 2/5 फोर्स 0.2 हो गया। तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पे? 2/5 न्यूटन। 2/5 न्यूटन। अबे 0.2 इंटू 50 तो हो जाएगा कितना? 10 न्यूटन। यस सर 10 न्यूटन। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करो हो? तो म्यू एस इक्वल टू एफ इंटू एन नहीं होता है? हाँ तो एफ इंटू एन ही तो होता है। तो म्यू आपने म्यू एस दिया इज है इक्वल और सॉरी एफ इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है ना? अच्छा से मैंने उल्टा लगा दिया। मारेंगे ना। बता फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू अभी पढ़ के तुम लोग चले हो यार म्यू इंटू एन। अरे होता है कि नहीं होता है? यस सर अरे यार म्यू इंटू एन बता म्यू कितना है? सर माइनस का 39 जूल। सर 30 जूल है 30 जूल 30 जूल। अरे यार कितना जूल? 30 जूल भाई। अरे देखो यार पहले तो इसका फ्री वर्ड डायग्राम बना लो। फ्री वर्ड डायग्राम बनाया सर। देखो ये है ड्रॉ द बॉडी। सेल्फ वेट इसका कितना है? सेल्फ वेट इसका हो जाएगा 5 इंटू जी। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ ये हो गया एन। एक फोर्स लग रहा है 13 न्यूटन। इधर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? डिस्प्लेसमेंट का अपोज करेगा। डिस्प्लेसमेंट आगे है सॉरी डिस्प्लेसमेंट हाँ मोशन का अपोज करेगा। मोशन इसका आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया पीछे। यही तो होगा। और किसके बराबर होता है? जितना उस पर अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड बस कंडीशन ये है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा तो उतना ही अप्लाई होगा। अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि यही फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो आप कहोगे सर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन बताओ कितना है? एन आपका 5G है। 5G मतलब 50 हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? और म्यू की वैल्यू है 0.2 तो 0.2 इंटू 50। सीखो यार आप लोग ये यूज में है। ये यूज में है। और इस फ्रिक्शन इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कौन सा फ्रिक्शन? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव मैंने बताया था आपको एक दिन कि वो फोर्स जो कि जिसके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता कर है वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव होता है। जिस फोर्स के कारण या वो फोर्स जिसके कारण वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वो नॉन कंजर्वेटिव नॉन होता है। कंजर्वेटिव। यस सर। नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई। अरे आई कि नहीं आई? आई। क्लियर है ना? तो यस ये जो इसीलिए मैं इसको निकलवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ हम लोग एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं। कहाँ एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं।
अरे यार, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस चैप्टर का एप्लीकेशन है क्वेश्चन में भाई। क्या है इसका? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है क्वेश्चन में, तो इसलिए पढ़ना इसको जरूरी हो जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन, और इसके अप्लाई करने से जानते हो प्रॉब्लम इतनी बड़ी वाली नहीं, इतने छोटे में हो जाती है, मुश्किल से 2 लाइन में। बस ये आपको ज्ञात रहे कि कहाँ हम अप्लाई कर सकते, कहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर ठीक है, कहाँ हम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कहाँ हम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, चलो, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया कितना भाई, ये देखो 15 × 0.2, तो ये हो गया 10 न्यूटन। हुआ कि नहीं 10 न्यूटन? बताओ, हो गया? क्लियर है? बोलो यार। यस सर। तो फ्रिक्शन हो गया 10 न्यूटन। अब यही फ्रिक्शन तुम लोग यही निकाल रहे थे। कोई 13 जूल कह रहा है, कोई 38 कह रहा है, कोई 37.2 कह रहा था। पता नहीं कहाँ से इन लोगों को से 37.2 और 13। मैं कह तो रहा हूँ बाहर हो तो मार दे तुमने। देखो इधर, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या हो जाएगा भाई? W फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यही तो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको फटाफट बनाने को, और जल्दी जल्दी बना के मुझे दिखाना है। तो ये हो जाएगा फोर्स कितना है भाई? फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 कॉस थीटा। डायरेक्शन क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का? पॉजिटिव। है अपोजिट। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट मतलब कितना एंगल? 180। 180। तो यहाँ क्या लिखोगे भैया? 0। अरे cos 180 जीरो नहीं मारेंगे अभी, 180 ना। सर वो गलत नहीं हो जाएगा फिर वो माइनस 0 होता है, सब माइनस आ जाएगा। हाँ, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, ये बताना। सर नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। तो आना चाहिए निगेटिव कि नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए। तो कैसे आएगा? मैंने माइनस क्या साइन। पढ़ाया आपको कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं, तो वो वाला कार्य पॉजिटिव कार्य है। हमने कार्य के नेचर बताया आपको, पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और जीरो भी। तो फ्रिक्शन कैसा कार्य करता है? नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। आई सर, आ गई। आई ना? ये मैं क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा। ये सब आपको आना चाहिए। तो बताओ, अब यहाँ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो गया? बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? -30। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ। हाँ जी सर। भाई डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। 180। यस तो ये हो सर। गया 10 × 3 cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो -1 × 30, तो मतलब -30। -30 जूल। अब आपसे पूछा जाए कि नेट वर्क डन कितना किया उस बॉडी पे? 39 जूल किया सर। इस, अब लिखो तीसरा क्वेश्चन इसमें। सर 9 आ रहा है सर। नेट वर्क डन 9 जूल। by the applied force on the body, by the external force on the body। ठीक है, नेट वर्क डन कितना होगा? तो नेट वर्क डन होगा भाई, नेट वर्क डन होगा जो एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाइड फोर्स के कारण है वो, और जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स वर्क डन है। तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निगेटिव है, तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, इसलिए निगेटिव पहले लगा दिया हमने।
ये हो जाएगा वर्डन नेट कितना हो जाएगा, ये है 39, तो एक्सटर्नल के कारण है माइनस कितना जूल है ये 32 9 जूल। तो ये कितना आया नेट वर्डन 9 जूल। 9 जूल ही वर्क आया उसके कारण। यस सर। नेट वर्डन कितना आया 9 जूल। 9 जूल। और ये नेट वर्डन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेट वर्डन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। यही जो वर्क डन है ना वही वेलोसिटी क्रिएट कराएगा उसको। अब यही डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, टाइम दे देता आपको, एक्सेलेरेशन दे देता आपको, या वेलोसिटी दे देता, आपसे एक्सेलेरेशन पूछ लेता, या एक्सेलेरेशन दे देता, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो भी पूछना होता वो पूछ लेता आपसे। या पूछता आपसे कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में मान लो कि 2 सेकंड लग रहा है, तो बताइए कि उसकी अगर इनिशियल स्पीड उसकी मान लो 0 कह देता तो बताइए फाइनल स्पीड क्या होगी, अगर एक्सेलेरेशन मान लो ये है समथिंग है। या टाइम आपको दे देता, ठीक है, और एक्सेलेरेशन उसका देता और पूछता आपसे कि बताइए फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी। तो बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, लिखो लिखो लिखो। इफ पार्टिकल टेक्स 2 seconds to reach from point A to B, if particle takes 2 seconds to reach from point A to B, then find out the final velocity of the particle. Find out the final velocity of the particle at point B if initial velocity is 0. So find out the Final velocity of the particle at point B if initial velocity is 0. If initial velocity is 0. 0 अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी बी पे बताना है कितना होगा। निकाल सकते हो। चाहती हूँ v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। नहीं ये वाली नहीं कौन सी वाली बता। सर कर रही हूँ ना ये, रुको। v is equal to u plus 80 नहीं 280। आप वहां से ऐसा करो, टाइम को हटा दो। टाइम हमने लिए 2 सेकंड रख दिया क्या, हाँ सर। तो टाइम को हटा दो। सर क्यों? हैं? सर क्यों हटाना है? मैं बताऊंगा आपको। टाइम आप हटा हटा दिया। यूनिट टाइम क्यों हटवा रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको कि डाटा ज्यादा हो जाएगा। ओके सर। वेलोसिटी बी पे निकाल लोगे क्या? मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि काइनेमेटिक्स को काइनेटिक्स के साथ कैसे रिलेट करता है ये चैप्टर। हाफ mv स्क्वायर से करे सर इसको? कैसे वहां से आप उससे कर सकते हो आराम से, है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर पता है मैं वही सोच रही थी। हाँ तो वही होगा और क्या होगा। और दूसरा भी तरीका है, मैं बताऊंगा अभी आगे, आप उससे भी कर सकते। दूसरा भी तरीका है। ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, आप उससे भी कर सकते हो। फिलहाल अभी इससे कर, दूसरा मैं सिखाऊंगा आपको। निकल गया। एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे भाई? वही सोच रही सर मैं। फोर्स सोचो। मास सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। 13 अपॉन में
ये कितना है? फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स होता है। हाँ सर, क्या होता है वो? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स करोगे ना इसको, हाँ जी सर। तो बता नेट फोर्स कितना होगा। पहले हम लोग एक्सेलेरेशन सर। निकाल लेते हैं। तो देखो यहां से यहां पहुंचने में, यहां पहुंचने में कितना 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, बी पॉइंट पे पहुंच गया ये। तो बताओ किस एक्सेलेरेशन से वो चला हो गया। पहले तो नेट फोर्स निकाल लो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। यस सर। एफ नेट सर कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन सर एफ 13 नेट हो जाएगा, न्यूटन है। देखो इस पे 13 तो एक्सटर्नल है यस और सर। एफ कितना है 10 न्यूटन है कि नहीं, बोलो फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 13 माइनस 10, होगा कि नहीं बोलो। यस सर। सर इस वी आ गया डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन मान लो ए। तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू मास कितना है यस इसका सर 5 इंटू एक्सेलेरेशन ए। तो बता ए कितना होगा भाई, 5 है। ये हो जाएगा 3/5 13/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 13/5 नहीं है नेट फोर्स ना। सर। नेट अच्छा फोर्स कितना लग रहा है उस बॉडी पे, ओके सर। हाँ सर समझ गए। नेट फोर्स उस बॉडी पे कितना लग रहा है। सर ये वी आ गया √18/5। तो ये हो जाएगा 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलेरेशन। क्या हो गया एक्सेलेरेशन। आप देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट उसका 3 मीटर है। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे। एक्सेलेरेशन आपको पता है, इनिशियल फाइनल और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एक्सेलेरेशन भी पता है। तो मुझे लगता है इक्वेशन मोशन का थर्ड लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वी है कि नहीं स्क्वायर। बोलो? सर वी। हाँ सर वी आ गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 18/5। v स्क्वायर हो गया 0 प्लस 2 इंटू a है आपका 3/5 इंटू s है आपका 3, 3 3 9 2 18। तो v हो गया आपका √18/5 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। क्या यही आंसर आया आप लोगों का? बिल्कुल सही सर। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, अभी इस पे बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन के लिए, तो मैं छोटा छोटा चीजें इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो और आप जल्दी जल्दी फटाफट सीख जाओ चीजों को। ठीक है, अब इसी पे एक छोटा सा और न्यूमेरिकल बना दो ताकि मुझे संतोष हो जाए कि आपने इसे सीख लिया है। मान लेते हैं जो मैंने क्वेश्चन दिया था पीछे सारा क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, सो तो नहीं गए सब, नो सर। नो सर। जग रहे हो ना? हाँ जी यस सर। जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा है सारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन में होगा। यस सर। मतलब आपको एक्सटर्नल फोर्स के कारण एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है, और आपसे मैं पूछूंगा कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, नेट फोर्स कितना होगा। क्लियर है? तो आप मुझे यस फटाफट सर। इसका, हाँ फटाफट इसका आंसर दीजिए। मान लो एक बॉडी है जिसका मास है इस बॉडी का मान लो 10 kg। कितना है बच्चे? 10 kg। इस बॉडी का जो, इस बॉडी को हमने एक फोर्स लगाया, मान लेते हैं कि ये फोर्स हमने सपोज करो 20 न्यूटन का लगा दिया। कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन का। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो अब सर चूंकि 37 लगा दिया, ठीक है। सर एंगल हाँ मत दो ना। है, एंगल मत दो। नहीं भाई एंगल। एंगल देना भाई, हमको तो सिखाना है ना एंगल वाला भी। कैसे सीखेगी बता। तो ये हो गया आपका हाँ। तो अब आप इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं कि कितना देते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे आपको, जिससे कि अच्छा लगे आपको भी। और ये है 0.0, इसको ना इसको 200 न्यूटन मान लो। इसको सॉरी कह रहा हूँ 200 न्यूटन, इसको आप 50 मान। थोड़ा 50 अच्छा लगेगा मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है कि 50 अच्छा लगना चाहिए। 50 न्यूटन हो गया। तो ये हो गया आपका
ठीक है, तो ये हो गया आपका। मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस पे कितना है, 0.2 है। कितना है? 0.2 है। ठीक है, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई यहाँ से यहाँ, यहाँ से। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। और इसका यस सर। डिस्प्लेसमेंट मान ले कि 4 मीटर हो गया। कितना हो गया? 4 मीटर हो गया। ठीक है, 4 मीटर। हाँ, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो अब आपसे मैं जो क्वेश्चन करूंगा, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 0। कितनी है? 0। सर 0 नहीं 10 दे दो। अब लिखो आप। जब जिस दिन आप क्वेश्चन बनाने लगोगे समझ लो कि आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप लिखो डिटरमाइन, ये कंडीशन दी हुई है ना, तो लिखो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन नेट फोर्स और वेलोसिटी एट पॉइंट P. And also calculate how much time it will take to reach point B. Also calculate how much time it will take to reach at point B. टाइम बताओ कि जब वो A से B पे पहुंचे, जब इनिशियल टाइम उसका 0 है, जहां से स्टार्ट हुआ टाइम T इज इक्वल टू 0। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया और सब बना ले जाओगे आप। ठीक है, यस सर। बनाओ फटाफट, बोलो जल्दी। सर 200 जूल आ रही। क्या चीज? वर्क एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल कितना आ रहा है भाई? 200 जूल। 200 जूल। बोलो। सब पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। वर्क एक्सटर्नल 200 कैसे आ रहा है भाई अनन्या? 160 160 आएगा उसका। और फ्रिक्शन के कारण -80 आएगा और फ्रिक्शन एफ नॉट आपका 80 है। फ्रिक्शन के कारण कितना आ रहा है बच्चे? -80। -80 आ रहा है। यस सर। एफ नेट भी 80 आ रहा है। फ्रिक्शन के कारण तो सर ये माइनस 40 कितना आ रहा है एक्सटर्नल के कारण? 160। सर क्या जो इसका कंपोनेंट में तोड़ेंगे सर तो वो नॉर्मल के साथ भी ऐड होगा उसमें जो देखो कितना है कंपोनेंट के साथ तोड़ना चाहो कंपोनेंट के साथ तोड़ दो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ पे इसी चीज को देखना अनन्या, देख बच्चे इसी चीज को देखना है, मैं इसी चीज को दिखा यस रहा हूँ। सर। देखो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है, इधर इधर ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, यस सर। और फोर्स ये हो गया। यस तो सर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो गया? 37 डिग्री। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो देखो तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? W वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स है 50, तो हो जाएगा 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, कितना एंगल है दोनों के बीच? 37 है कि नहीं बताओ? है ना? सर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। देख इनिशियल तो 0 है ना, दिया है मैंने। फाइनल 4 देखते मीटर हैं। पर सेकंड। देखते हैं, तो 50 इंटू 4 cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 5 10 में 50, 10 चौका 40 गुना 80, तो 80 जूल हो गया। यस सर। क्लियर है? या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका देखिए, इस फोर्स को तोड़ दो, जैसा इन्होंने कहा इस फोर्स को तोड़ दो। तोड़ा मैंने 50 को, तो 50 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50 cos 37, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 50 sin 37। होगा कि नहीं बताओ? होगा।
बताओ किसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और कौन सा फोर्स इस डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में है। सर वो 160 जूल नहीं होगा क्योंकि 4 4 जा 16 into 10 होगा। यस सर, Definition मैं भी वही कैलकुलेशन है, आप देख लेना, कैलकुलेशन है बच्चे, ठीक है, 160 जूल, ठीक है, कैलकुलेशन है वो, ठीक है बच्चे। देख ये हो गया। अब कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है, एक्सटर्नल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है या जो की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। क्योंकि आपको जो डिफिनीशन है वो पकड़ के रखनी है कि क्या कि डिस्प्ले जो वर्क डन होता है ना कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यस सर। तो अप्लाइड फोर्स के दो कंपोनेंट हमने लिए, क्यों? क्योंकि हमको दिख ही नहीं रहा था कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक डायरेक्शन में है। तो हमें कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि हम ये बना सकें कि भैया ऐसा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो इस फोर्स के कारण है, ठीक। तो अब Yes. बताओ हमने क्या किया, यहाँ फोर्स को तोड़ दिया। तो फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो गया और दूसरा ये वाला कंपोनेंट हो गया। यस सर। तो फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है इसके कारण डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 और 90 के कारण वर्क डन नहीं होता। क्लियर है। तो बताओ किसके कारण वर्क डन होगा भैया 50 cos 37 के कारण। तो बताओ कितना वर्क डन होगा, तो आप लिखोगे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जो मैंने किया वहां पे, कितना फोर्स है उस डायरेक्शन में 50 cos 37, कितना डिस्प्लेसमेंट है 4 इंटू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन हो गया। अब आप कहोगे कि सर, तो अब यहां देखो इस फोर्स को आप मान लो कि ये Fx है x डायरेक्शन में, तो यहां लिखोगे Fx इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताओ कौन से फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट है, Fx के कारण है, तो Fx इस डायरेक्शन में ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो यहाँ cos 0 कितना हो जाएगा 1। इस बात को समझना। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा बताओ, 5 चौका 20, 200 इंटू 4/5, 5 अट्ठे 40, सॉरी 5 चौका 20, चौका 20, 4 चौका 16, 160। चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, बात है एक। तो हमने दोनों तरीके से पकड़ के आपको दिखा, आप चाहे जैसे पकड़ो, ये आपकी इच्छा। तो ये हो गया वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, किसके कारण एक्सटर्नल। अब वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। आ जाओ फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमको फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालने के लिए पहले हमको इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री वर्ड डायग्राम बना के पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो देखो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, ये हो गया सेल्फ वेट, कितना हो गया सेल्फ वेट, सेल्फ वेट हो गया इसका 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक। एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है, हाँ लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है 50 cos 37, उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 cos 37 की, ये हो जाएगी 50 cos 37 की वैल्यू कितना, 5 दाव में 10, 10 चौका 40, 40 न्यूटन। और इधर एक ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं बताओ, उधर भी 40, और ये कितना लग रहा है बताओ 50 sin 37, तो 5 दाव में 10 या 30, ये 30 न्यूटन नीचे लग रहा है, लग रहा है कि नहीं बताओ, लग रहा है। अच्छा, अब धरती माता भी फोर्स इस पे लगाएंगी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है हमको। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस पे अप्लाइड फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है आगे की तरफ,
मान लो एक है, एक एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा पीछे की तरफ। अरे यही तो होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर और प्लेन के पैरेलल। फ्रिक्शन यही कहता है, क्या कहता है कि कहता है कि ऐसा है कि हम उधर लगेंगे जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, हम उधर लगेंगे जिधर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ ठीक है। दूसरा, हम उधर लगते हैं जिधर बॉडी के मोशन का अपोज होता है, बिल्कुल सही है। हम उधर लगते हैं जो कि नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सही है। वो सरफेस या वो प्लेन या वो एक्सिस जो कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। और क्या कहता है, कहता है कि हम उधर लगते हैं जो कि प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल। ये कहानी है, चाहे जिधर से पकड़ो, बात फ्रिक्शन की होगी। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो गया। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर हो गया, बताओ फ्रिक्शन कितना होता है। फ्रिक्शन होता है भाई F = म्यू × n। यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। बताओ n कितना होगा यहाँ पे, अब आप n निकालोगे। सर n कितना होगा, देखो 20 न्यूटन। है 20 न्यूटन। n हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। n ऊपर 30 नीचे 100 नीचे, तो 30 + 100 होगा ना, 130 न्यूटन होगा ना। 20 कहाँ से आया, 20 कहाँ से आया बच्चे। नीचे अरे ये वाला फोर्स इसको और दबाएगा कि नहीं दबाएगा, दबाएगा। अब दबाएगा तो इस पे नॉर्मल, अब धरती पे दोनों बोझ आ गया कि नहीं। एक तो इसके अपने Yes, sir. वेट के कारण बोझ था और दूसरा 50 न्यूटन के कारण और आ गया। अरे यार, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। अरे भाई, तुम आसानी से जा रहे हो और एक आदमी आए और ऐसे तुम्हारे सर के ऊपर बोझा, ऐसे थोड़ा सा ना सर के ऊपर जो बोझा है ना उसको थोड़ा दबाए, तो देखना क्या हालत होगी तुम्हारी। यस सर। है, और ऐसे ऐसे आए और थोड़ा सा ऐसे करके उठा ले, तो देखना क्या हालत होगी तुम्हारी। हल्का होगा कि भारी, हल्का। ये तो समझ में आ रहा है। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा Yes, sir. है। अरे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जैसे बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया ना। देखो ना भैया, ये 30 न्यूटन नहीं ऐड कर, समेशन Fy 0 करो तो y डायरेक्शन में फोर्स बताओ कौन कौन सा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, 30 नीचे, 100 नीचे, तो टोटल कितना हो गया नॉर्मल रिएक्शन। 130 न्यूटन। क्या यार तुम लोग भी। मुस्कान, Yes. F = म्यू कितना है 0.2, n कितना है 30, 36 न्यूटन। ये आया 26 न्यूटन। यही करके आ जाना तुम लोग बस, 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। अरे आया समझ में नहीं आया। पूरा Yes. चैप्टर जो पीछे का है ना, यहाँ सारा रिवाइज हो जाएगा। एक बार जान लेना, जो वर्क एनर्जी सर्कुलर, वर्क एनर्जी में सर्कुलर मोशन भी रिवाइज होगा, काइनेमेटिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा। काइनेमेटिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा A to Z। मैं सिखाऊंगा, देखो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, धड़ धड़ एक एक सेकंड में, जल्दी से फट से निकाल लेते हैं वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन से। यस सर। ठीक है, ये हो गया F26। अब फ्रिक्शन 26 न्यूटन हो गया। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना है एक्सटर्नल, सॉरी फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 26 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। 4 cos फ्रिक्शन किधर 180। लगेगा, डिस्प्लेसमेंट जिधर है उसके अपोजिट, दोनों के बीच एंगल 180। ये हो जाएगा। तो -26 × 4, 4 × 24, 4 × 24, 4 दूना 8 और 2 10, तो -104 जूल हुआ। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। ठीक है, अरे क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ फिर। यस सर। तो नेट वर्क डन कितना होगा, 56 वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ 160, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना हुआ -104। कितना हो गया ये 156 56। 50। सो रही है क्या, नो सर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी कहते हैं इसको, जूल को।
अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर कहते हैं Yes, sir. इतना सारा, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। -56 जूल। नेगेटिव साइन shows that की work done by friction is Negative. opposite to the displacement of the body। यस सर। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन क्या शो करता है कि वो जो फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट के किधर लग रहा है? Opposite. अपोजिट लग रहा है। अरे यार माइनस कहाँ से आया? ये +56 था ना, सर मैं भी यही बोलने वाली थी। सॉरी 56। ठीक है, ये वर्क डन हो गया। और क्या निकालना था आपको? अब वेलोसिटी निकालनी थी। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, एक्सेलेरेशन आपको निकालना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन के लिए क्या करोगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. नेट फोर्स कितना होगा बताओ? नेट फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स तो है आपका, एक्सटर्नल फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, कितना है वो? 40। यस सर कौन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, 40 या 50? 50 40। So 40. अबे उसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करा रहा है ना, जिसके Yes, कारण वर्क डन sir. पॉजिटिव हुआ वो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। अरे नहीं आया क्या? Yes, sir, आ गया। आया ना? तो नेट फोर्स कितना होगा? 40 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था? 26। ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है? 10 इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये हो गया 40 में से 26 गया 14। 14 इज इक्वल टू 10। ए कितना आया बताओ? 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दूर दूर तक समझ सर आ गया। आ गया आया। हमें। फ्री बॉडी डायग्राम आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। नहीं है जब तक कि थर्मोडायनेमिक्स न आ जाए। दूर दूर तक आपसे उसका संबंध टूटने वाला नहीं है। नहीं है जब तक कि थर्मोडायनेमिक्स न आ जाए। ठीक है भाई, ये हो गया एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकालोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एस 15.2 ठीक, अच्छा टाइम निकाल लोगे, यस कितने टाइम में वहां पहुंच जाएगा? क्या करोगे? v इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस 80। u आपका 0 है, एक्सेलेरेशन आपको पता है, t निकल जाएगा। नहीं आया समझ? अगर ये नहीं अप्लाई कर सकते तो दूसरा कर लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s कितना है? 4। u है आपका 0 प्लस हाफ a आपको 1.4 पता है, t स्क्वायर। t की वैल्यू निकालो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आ गया सर आ गया। तक समझ नहीं।